हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ग्रुप क्लासेस में। चलिए हम लोग RWA का जो 5 जनवरी 2025 को एसएससी जीडी का जो सेट हुआ था उसमें मैथ सेक्शन का हम लोग सोल्यूशन देखने वाले हैं इस वीडियो में। वीडियो पूरा देखना। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, कंटेंट हमारे समझाने का तरीका आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करना और कमेंट करना कि अगला आपको सोल्यूशन किस सेट का चाहिए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है कि 8 व्यक्ति 20 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं। यानी कि टारगेट में क्या था कि 8 व्यक्ति होंगे, टोटल ये काम को 20 दिनों में पूरा कर लेंगे। हम लोग क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ ही सॉल्व करते रहेंगे क्योंकि इतना समय हमारे पास नहीं होता है कि हम बाद में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएं। 8 व्यक्ति 20 दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं, इतना हमें टारगेट लेके चलना था शुरू में। 5 दिन काम करने के बाद उन्हें अगले 8 दिनों में काम पूरा करने का अनुरोध किया गया। यानी 5 दिन उन्होंने काम किया होगा तो लगा कि अब काम खत्म नहीं होगा, तो उनसे बोला गया कि आप अपनी क्षमता बढ़ा लीजिए या टाइम ज़्यादा दे दीजिए, लेकिन हमें 8 दिनों में काम चाहिए। तो प्रश्न में बोला गया कि 5 दिन काम करने के बाद, यानी 5 दिनों तक उन्होंने 8 व्यक्तियों ने काम किया। इसके बाद 8 दिनों में काम करने का अनुरोध किया गया। 8 दिनों में काम करने का अनुरोध किया गया। यहाँ पे व्यक्तियों की संख्या बढ़वा रहा है हमसे। प्रश्न में बोला कि व्यक्तियों को समूह में शामिल किया जाएगा। कितने व्यक्ति और अधिक समूह में शामिल किए जाएंगे? तो 8 × x मान लें। टोटल यहाँ पे काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या x हो गई। पहले 8 थे, अब हो गई है x हो गई है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, x का मान निकाल लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ हो जाएगा 160, यहाँ पे हो जाएगा 40 प्लस 8x। इधर से घटाएंगे, इधर आएगा 120 बराबर 8x। इसको काट देंगे तो x का मान कितना आ गया? 15 आ गया। यानी कि जो यहाँ पे काम करने वाले टोटल व्यक्ति हैं वो कितने हैं? 15 हैं। प्रश्न में बोला गया कि और कितने व्यक्तियों को शामिल किया गया, और एक्स्ट्रा वाले पूछ रहा है हमसे, ना कि टोटल व्यक्ति पूछ रहा है। काफी बच्चे क्या करेंगे, यहाँ से 15 आंसर आया, x का आंसर क्लिक किया, निकल गया आगे। फिर यही पे क्वेश्चन गलत हो जाता है। बाद में बोलते हैं हमने 100% एक्यूरेसी के साथ किया था, लेकिन गलत कैसे हो गया क्वेश्चन। प्रश्न में बोला कि और कितने व्यक्तियों को शामिल किया जाना चाहिए। तो टोटल काम करने वाले व्यक्ति यहाँ पे कितने थे? 15 थे, लेकिन 8 तो हमारे पहले वाले थे, तो बचे कितने? 7 बचे। तो 7 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। चुनाव में 65% मतदाताओं ने अपने मत डाले। सबसे पहले आपको बता दें, जो मतदाता सूची होती है उसमें हमेशा 100% मत होते हैं। ठीक है भाई, किसी भी काम को करने में कोई व्यक्तियों को लिया जाएगा, वोट डालने के लिए व्यक्तियों को लिया जाएगा, तो वहाँ पे 100% ही शुरू में माना जाएगा कि हाँ इतने व्यक्ति हैं। 100% व्यक्ति मतदाता सूची में होते हैं। अब बोला गया 35% मतदाताओं ने अपना मत डाले, यानी 100 का जो 65% था उन्होंने मत डाले, बाद बाकी लोगों ने मत ही नहीं डाले। अब बोला गया कि जिनमें से 3% मत अवैध घोषित कर दिए गए, यानी कि 65% का 3% अवैध हो गए, तो वैध कितने बचे? 65 का 97%, यानी कि 65% का 97% जो थे वोट वो हमारे वैध हो गए। अब बोल रहा है कि अवैध इतने वोट हमारे पास वैध वाले के वैलिड वोट, यानी कि खराब वोट निकालने के बाद हम लोगों ने जो करेक्ट वोट बचे वो इतने बचे। अब बोल रहा है प्रश्न में, एक उम्मीदवार को 81,965 मत मिले जो कि कुल वैध मतों का 65% थे। ये हमारे हैं वैध मत, लिख देते हैं यहाँ पे वैध मत। अब इनका 65% बराबर कितने के दिया गया? 81,965 के। तो 65 × 97% वैध मत हैं। अब इनका 65% जो है वो हमारे पास कितना दिया गया? 81,965 दिया गया। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे परसेंट और ऐड है सभी में। इस कैलकुलेशन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा है और बिना कैलकुलेशन को सॉल्व किए हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होगा। तो इस कैलकुलेशन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए 13 से काटते हैं, 13 × 5 = 65, इसे काटते हैं 3 × 78, 3 × 13 = 39, 0 13 × 5 = 65। फिर इसको काटेंगे 13 से, 13 × 6 = 52 और 8 × 3 = 11, 110 बचा, और 13 × 8 = 104 बचे 6, फिर यहाँ पे हो गए 65, 13 × 5 = 65। अब फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसको काट देंगे, यहाँ पे कितना बचे? 5 × 97 × 5 4 50, 97 से काट देंगे, जाएगा हमारा 5 बार। यहाँ पे परसेंट साथ में चल ही रहा है अभी। 5 से 5 काट देंगे, यानी कि 5/1 2 3 4 5 6, 3% है, 3 हमने 0 बढ़ा दिए, बराबर किसके आ गया? 1 के आ गया। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, 5 काट देंगे, 20 बार चला जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा? 1 बराबर आ जाएगा 20, 1 2 3 4। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसमें दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया था, तो ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोबारा से इसको समझ लीजिए। टोटल मतदाता सूची में 100% वोट थे, जिसमें से 65% लोगों ने वोट डाले, बाद बाकी लोगों ने वोट नहीं डाले, जिसमें से 3% मत अवैध हो गए, तो वैध मत बचे 65 का 97%। अब 65 का 97% जो ये वैध मत हैं, इनका भी 65% हमसे बोल रहा है ये इतने के बराबर है, तो इनका 65% निकाल लेंगे और कैलकुलेशन हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ये परसेंट वाला है, ये साथ में ही चलता रहेगा, और परसेंट जब हटाएंगे तो नीचे 100 बनता है। ये 1% का मतलब 100 के बराबर होता है, वही नीचे से 100 का मल्टीप्लाई करके नीचे 100 में और बराबर करके निकालेंगे। हमसे प्रश्न में पूछ रहा था, पिछले प्रश्न में क्या पूछ रहा था कि नामांकित मतों की कुल संख्या कितनी है, यानी कि जो
लिस्ट है, लिस्ट से हमसे 100% वोट लिखवा रहा था, तो ये 100% वोट हमारे आ गए कितने के बराबर, 2 लाख के बराबर आ गए। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 3 की ओर। ये हमारा तीसरा प्रश्न है। चलिए तीसरा प्रश्न सॉल्व करते हैं। तीसरा प्रश्न है, यदि दो वास्तविक संख्याओं के वर्गों का योग 12 है, दो वास्तविक संख्या मान लो x² प्लस y स्क्वायर, इनके वर्गों का योग कितने के बराबर दिया गया, 12 के बराबर दिया गया है। संख्याओं का गुणनफल 4 है, यानी कि x इंटू y का गुणनफल कितना हो गया, 4 हो गया। तो संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए, यानी कि x और y हमसे x माइनस y पूछ रहा है। अब हमें इसका स्क्वायर कर देना है। स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, x² प्लस y स्क्वायर माइनस 2xy आ जाएगा। x माइनस y का स्क्वायर हमसे पूछ रहा है, x माइनस y हमसे पूछ रहा है। इधर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का मान कितना है, 12 है, माइनस 2xy का मान कितना है, 4, और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 8। 12 में से 8 के कितने बचे, 4। x माइनस y का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर है, 4 के बराबर है। तो x माइनस y कितना आ जाएगा, x माइनस y आ जाएगा, अंडर रूट ले लेंगे दोनों तरफ, आ जाएगा 2। x माइनस y का मान कितना आ गया, 2 आ गया। 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न देखेंगे क्या बोल रहा है। प्रश्न नंबर 4 दिख रहा होगा शायद आपको। चलिए हम पढ़ देते हैं। प्रश्न नंबर 4 छोटा छोटा है काफी। 4 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अंतर ज्ञात करना है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर होता है। और कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है। अब इसमें हमसे बोला इनका अंतर बोला है, तो 3 पाई स्क्वायर से 2 पाई आर स्क्वायर निकाल देंगे तो कितना बचेगा, पाई आर स्क्वायर बचेगा, पाई आर स्क्वायर बचेगा। ये हमसे पूछ रहा है, निकलवा रहा है। और 4 सेंटीमीटर व्यास दिया गया, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या होती है व्यास की आधी होती है। तो आर बराबर d/2, 2 सेंटीमीटर हमारी त्रिज्या हो गई है। तो पाई और 2 का स्क्वायर करेंगे जब कितना देगा, 4 पाई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4 पाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिर्फ इन 2 फार्मूलों का खेल था। अगर ये 2 फार्मूले आते थे तो ये प्रश्न आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते थे। 4 पाई किसमें दिया गया, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, तो सी वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये हमारा चौथा प्रश्न था। अब हम लोग चलते हैं अपने 5वें प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 हमसे बोल रहा है, यदि शांत जल में नाव की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के प्रतिकूल तथा धारा के अनुकूल नाव की गति क्या है। प्रतिकूल और अनुकूल, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम कई बच्चों को समझ में नहीं आता है। तो प्रतिकूल, प्रति मतलब होता है कोई हमारा विरोध कर रहा है, तो धारा के विरोध वाला जो होता है वो प्रतिकूल होता है। और अनुकूल यानी कि धारा के साथ, धारा में जो सपोर्ट कर रहा है वो अनुकूल वाला होता है। तो प्रश्न में बोला था धारा के प्रतिकूल, नाव की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। जैसे धारा अगर इधर की, नाव इधर की ओर चल रही है, धारा इसके विपरीत प्रतिकूल बह रही है, इधर की ओर बह रही है, तो हमारा 2 किलोमीटर की स्पीड से अपोज करेगी। यानी कि नाव की गति अगर 10 है और ये हमारा 2 की स्पीड से अपोज कर रही है, तो हमारी बचा कितना, 10 में से 2 घटा देंगे, बचेगा कितना, 8। ये हमारा प्रतिकूल वाला आ गया। अब बोल रहा है धारा के अनुकूल, नाव हमारी इस तरफ चल रही है, धारा भी हमारी इस तरफ चल रही है, यानी कि सपोर्ट कर रही है। ये 10 से चल रही है, धारा हमारी 2 की स्पीड से चली, अब सपोर्ट कर रही है, तो दोनों चालें आपस में जुड़ जाएंगी। तो ये हो जाएगा हमारा 12 और 8 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया था। पहले प्रतिकूल वाला था तो प्रतिकूल 8 हो गया, बाद में अनुकूल वाला था तो अनुकूल हमारा 12 हो गया। 8, 12 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में ए भी दे सकता था 12, 8 और फिर आप 12, 8 लगाते तो आपका ये क्वेश्चन भी गलत हो जाता। ठीक है, तो ऑप्शन जिस तरह से प्रश्न में बोल रहा है, पहले प्रतिकूल बोल रहा था तो पहले प्रतिकूल लेके चलेंगे, बाद में अनुकूल बोल रहा था तो पहले बाद में अनुकूल लेके चलेंगे। ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 क्या बोल रहा है, किसी वस्तु के 20% की कमी आ जाती है, किसी वस्तु के मूल में 20% की कमी आ जाती है, तो पहले के क्रय मूल को बनाए रखने के लिए नए मूल को कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा। सबसे पहले इसका इजी मेथड देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग पार्ट वैल्यू अगर आपको आती है तो पार्ट वैल्यू से क्वेश्चन को देख लेंगे। प्रश्न हमसे बोला है किसी वस्तु के मूल में 20% की कमी आती है। कोई वस्तु शुरू में 100% थी, उसके मूल में 20% की कमी आ गई, तो वस्तु बची कितने की, 80 की बची। अब हमसे बोला फिर हमें 100 पे ही लेके जाना है, तो 80 से हमें 100 लेके जाना है, तो कितना बढ़ाना पड़ेगा, 80 से अगर हमें 100 लेके जाना कितना बढ़ाना पड़ेगा, 20 बढ़ाना पड़ेगा। कहां से बढ़ाना पड़ेगा, 80 से बढ़ाना पड़ेगा, तो 20/80 हो जाएगा। ये आ गया 1/4। 1/4 कितना होता है, 25% होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 25% के बराबर हो जाएगा। ये तो हमारा 100% से हमने सॉल्व कर लिया। अगर आपको पार्ट वैल्यू याद थी, डायरेक्ट 20% का पार्ट वैल्यू कितना होगा, 1/5। यानी कि कोई वस्तु हमारी है, पार्ट वैल्यू कितनी है, 1/5 है। कोई वस्तु हमारी पहले 5 की थी, अब 1 की कमी आ गई, तो वस्तु बची कितने की, 4 की बची है। वही वस्तु को हमें
जो वस्तु हमारी बची वो 4 की बची है। अब 4 की वस्तु को हमें 5 तक दोबारा इसी मूल पे लाना है वापस में। यही प्रश्न में बोला था, मूल मान बनाए रखने के लिए 5 तक लेके जाना है। तो कितना बढ़ाना पड़ेगा? 1 बढ़ाना पड़ेगा, 1/4 डायरेक्ट ये भी आ गया हमारा 25%। और दोनों तरीके से प्रश्न सॉल्व हो सकता है, लेकिन ये परसेंट वाला मान जब इजी परसेंटेज दी गई हो 20, 30, 40 इस तरह की, तभी ये आप लोग आसानी से सॉल्व कर पाओगे। यही प्रश्न में बोला जाता है अगर 16 से 2/3% की कमी हो रही है तो इसको इस तरह से सॉल्व करना काफी कठिन हो जाता। शायद ये प्रश्न गलत भी हो जाता कैलकुलेशन की वजह से। तो इसको सॉल्व करने के लिए अगर इसका मान पता होता 1/6, 6 से 1 की कमी हो गई, 6 से 5 हो गया, हमें 5 से 6 करना है, 5 से 6 करना है, 1 बढ़ाना पड़ेगा 1/5 यानी कि 20% बढ़ाना पड़ेगा। अगर ये 16 सही 2/3% होता तो 20% हमें मान बढ़ाना पड़ता। तो पार्ट वैल्यू आप लोग याद कर लेंगे। अगर आपको नहीं याद है तो बताएंगे, एक वीडियो पूरा बना देंगे जिसमें सारी पार्ट वैल्यू जो भी होती हैं उनको हम लोग याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 25% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में हमसे दिया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 7 की ओर। 7वां प्रश्न देखेंगे किस तरह से सॉल्व होगा। प्रश्न नंबर 7 हमसे बोला था किसी विद्यालय में कक्षा 10 के 3 सेक्शनों की संख्या का अनुपात क्रमशः 3:5:8 है। यदि तीनों सेक्शन में क्रमशः 5, 30 और 15 अधिक छात्र दाखिल हो गए, पहले में 15 छात्र हुए, दूसरे में 30 हुए और चौथे में कितने छात्र हुए? 15 ये शामिल हो गए छात्र, तो नया अनुपात 4:7:9 हो गया। नया अनुपात कितना हो गया? 4:7:9 हो गया। अब हम लोग इनका एक अनुपात का मान निकाल लेंगे। 3 से 4 हो रहा है, कितने अनुपात बढ़ रहा है? 1 अनुपात बढ़ रहा है। 1 अनुपात का मान कितना आ रहा है? यहाँ से 15 आ रहा है। 5 से 7 बढ़ रहा है, 2 अनुपात बढ़ रहा है। एक्चुअल में कितना बढ़ा है? 30 बढ़ रहा है। तो 2 से 30, यहाँ पे 1 का मान कितना गया? 15 गया। ये 1 अनुपात का मान अगर तीनों में सेम आ जाता है तो हम लोग इसका आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इधर कितना 8 से 9 बढ़ रहा है, 1 अनुपात का मान कितना बढ़ रहा है? 15, यानी कि 1 अनुपात का मान हमारे पास कितना गया? 15 के बराबर आ गया। प्रश्न में बोला जा रहा है नए दाखिले से पहले छात्रों की कुल संख्या ज्ञात करें। नए दाखिले से पहले यही तो अनुपात था छात्रों का। चलिए इसको निकाल लेते हैं। 5 और 3 8, 8 16 कुल अनुपात पूछ रहा है तो अनुपात हम लोग जोड़ देंगे। 5, 3, 8, 8 16 यानी 15 एक्चुअल में थे। 1 अनुपात का मान 15 था तो 16 अनुपात का मान पूछ रहा था। 16 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 छक्का 90, 9, 15 1 15 और 9 24, 240। 240 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे सॉल्व किया एक बार फिर से सुन लीजिए। हमें एक अनुपात का मान निकालना होता है ओवरऑल प्रश्न में। यहाँ पे सीधा सीधा यहाँ पे जो 2 का गैप दे रहा था, लेकिन छात्रों की संख्या भी डबल कर दी थी, इसलिए हम लोग यहाँ से भी एक अनुपात का मान 15। अगर एक अनुपात का मान तीनों में समान आ जाता है, ऐड करने वाले छात्रों का अनुपात तीनों में बराबर बराबर अगर ऐड हो रहे हैं तो हम लोग सीधे सीधे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 240 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 8 की ओर। 8वें प्रश्न को देखेंगे। यदि लाभ 10% है तो क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा? क्रय मूल्य हम लोग मानते हैं कितना? 100%। कोई भी क्रय मूल्य होता है हमेशा उसको 100% ही मान के चलते हैं। ठीक है, तो सीपी हमारा कितना हो गया? 100% हो गया। बोल रहे हैं यदि लाभ 10% है, अगर आपके पास 100 रुपए हैं, आपको 10 रुपए का लाभ हो गया तो फाइनली आपके पास रुपए हो कितने गए? 110 हो गए। यही हमारा विक्रय मूल्य है। ठीक है, कोई चीज आपके पास एक मोबाइल 100 रुपए का मोबाइल था, 10 रुपए का आपने लाभ कमाए और उसको 110 में बेच दिया तो आपके पास 10% का लाभ हो गया। वही हमसे प्रश्न में पूछ रहा था, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात पूछ रहा था। तो ये हमारा विक्रय मूल्य है, ये हमारा क्रय मूल्य है। काट देंगे, आ जाएगा 10:11। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, 10:11। क्या होता है प्रश्न में? जब लाभ पूछा जाए तो क्रय मूल्य में जितना लाभ हुआ है जोड़ देंगे, वही हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा। फिर से सुनेंगे, अगर लाभ पूछ रहा है हमसे, प्रॉफिट पूछ रहा है तो सीपी प्लस लाभ कर देंगे। ये हमारा क्या आ जाएगा? एसपी आ जाएगा। लाभ अगर दिया गया है, एसपी पूछ रहा है तो सीपी में लाभ जोड़ देंगे, हमारा एसपी आ जाएगा। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस आ जाएगा। अगर हमसे सीपी क्रय मूल्य पूछ रहा है, क्रय मूल्य पूछ रहा है और हानि दी गई है, सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, सॉरी सेलिंग प्राइस हमसे पूछ रहा है और हानि दी गई, यहाँ पे लाभ दिया गया था, अगर हानि दी गई है तो क्रय मूल्य में जितनी भी हानि है, हानि को घटा देंगे तो हमारा विक्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, याद करेंगे क्रय मूल्य हमसे दोनों बार पूछ रहा है। अगर लाभ में दिया गया है तो कॉस्ट प्राइस में यानी कि क्रय मूल्य में लाभ को जोड़ देंगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा, और सेलिंग प्राइस अगर हानि दी गई है तो क्रय मूल्य में हानि को घटा देंगे तो ही सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ये छोटी छोटी बातें आजकल क्लासों में, ऑनलाइन क्लास में नहीं बताई जाती, इसी वजह से सारे प्रश्न गलत होते हैं, फिर समझ में नहीं आते हैं बच्चों को प्रश्न। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 9 की ओर। 9वें प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसका आंसर क्या आ गया? उसका आंसर हम लोग निकालेंगे 10:11 था। चलिए 9वां प्रश्न देखते हैं। कोई धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर 2 वर्ष में कितनी हो रही है? 5182 हो रही है। 2 वर्ष में कितनी हो रही है? 5182 हो रही है। 3 वर्ष में 5832 हो रही है। 3 वर्ष में कितनी हो रही है? 5832।
साधारण ब्याज में क्या होता है कि जो ब्याज की दर होती है वो हमेशा समान चलती रहती है, चाहे एक से दूसरे वर्ष, दूसरे से तीसरे वर्ष, तीसरे वर्ष से चौथे वर्ष, ये बराबर जो ब्याज की दर होती है वो समान ही चलती रहती है। तो यहाँ से 2 वर्ष में कितना हो रहा था, 5182 हो रहा था। 3 वर्ष में कितना हो रहा था, 5832 हो रहा था। तो मैं 1 वर्ष में जो क्रय मूल्य पर ब्याज है वो हमें मिल जाएगा 1 वर्ष में। निकाल लीजिए 5832 से 5182 अगर हम लोग घटा देंगे तो हमें 1 वर्ष का ब्याज मिल जाएगा, साधारण ब्याज। 0 यहां से वो 13 से 5 गया, 13 से 8 गया, 5 बचा, 8 5 13, और यहां से 7 में गया 6, 650 रुपये मारा गया 1 वर्ष का साधारण ब्याज आ गया। और इसमें कितना प्रश्न में बोल रहा था, मूलधन बताइए, यानी कि जो एक्चुअल प्राइस है वो हमें बताना था। 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, 650 है। 2 वर्ष का, इसमें 2 वर्ष का साधारण ब्याज ऐड है मूलधन के साथ, यही प्रश्न में दिया गया है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष में 5182 रुपये हो जाती है। 5182 है, इसमें 2 वर्ष का साधारण ब्याज भी ऐड है, तो इसमें से अगर 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकाल लेंगे तो हमारा मूलधन आ जाएगा, मूलधन। ठीक है, यहां से अगर 3 वर्ष का निकाल लेंगे साधारण ब्याज तो यहां से भी मूलधन आ जाएगा, क्योंकि इसमें 3 वर्ष का ऐड है, इसमें 2 वर्ष का ऐड है। तो 5182 है टोटल। इसमें से 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकालेंगे, 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 650 है। 650 का डबल करेंगे कितना आ जाएगा, 1300। 5182 से अगर हम 1300 घटा देंगे, यानी कि 2 वर्ष का जो साधारण ब्याज है उसको अगर हम घटा देंगे कितना आएगा, 2 8, यहाँ से 11 में से 3 गए, कितने बचे, 8, 4 में 1 गया 2, 2882। 2882 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया था। ठीक है भाई, 2882 का 3882 का 4 से 3 3882 हो जाएगा। ठीक है, यही गलती करते हैं, इसी तरह से कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है थोड़ी सी, तो हमारा प्रश्न गलत हो जाता है। करेक्ट आंसर क्या जाएगा, 3882 आएगा। 5182 से 1300 घटाएंगे, 3882 आ जाएगा। ये 1300 क्यों घटाया, क्योंकि इसमें 2 वर्ष का साधारण ब्याज ऐड था। अगर यही 13 इसमें से अगर हमें घटाना होता तो 3 वर्ष का साधारण ब्याज इसमें ऐड है, 3 वर्ष का साधारण ब्याज घटा देंगे तो भी हमारा करेक्ट आंसर इतना ही आ जाएगा, 3882। 3882 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करिए अगर उनको सोल्यूशन की जरूरत है तो। ठीक है भाई, चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। दसवां प्रश्न दिया गया है, ए बी से 28% कम है। ए अनुपात बी, ए बी से 28% कम है। बी को मान लिया हमने 100% है, तो ए है जो बी से 28% कम है, तो कितना हो गया यहाँ पे 72। 28% देख लीजिए, इनका गैप 28% आ रहा, 28% कम है। अब प्रश्न में बोल रहा है तथा सी ए और बी के योगफल से 25% कम है। जो सी है हमारा और ए और बी के योगफल से 25% कम। ए और बी का योगफल कितना हो गया, 172। अब 172 का 25% कम है, यानी कि 75% है। यही नहीं समझ आ रहा है, 172 हो गया ये, सी 172 ए और बी के योगफल से 25% कम है। इसका पहले 25% निकाल लो, फिर इसमें से घटा दो। 25% पार्ट वैल्यू कितनी होती है, 1/4। चलिए काट दीजिए, 4 चौक 16, 4 3 12, 43। इसमें से कम कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 12, 12 से 3 गए कितना, 9। यहाँ कितना बचा, 6 में 4 के 2, 129 आ गया। ये तो हमारा सी का मान कितना गया, 129 आ गया। अब प्रश्न एक बार दोबारा से इसको सेट कर लेते हैं। ए अनुपात बी अनुपात सी हमारा कितना, ए कितना है 72 है, बी हमारा 100 है और सी हमारा कितना गया, 129 आ गया। अब प्रश्न में बोल रहा है सी ए से कितने प्रतिशत अधिक है। सी ए से कितने प्रतिशत अधिक है ये हमें बताना। ठीक है भाई, चलिए सी है जो ए से कितने प्रतिशत अधिक है, ये देखिए इनका दोनों का डिफरेंस, यानी इन दोनों का गैप। ए से कितने प्रतिशत अधिक है सी, बताइए कितना है। 9 से 2 गया कितना गया, 7, और यहाँ कितना हुआ 12, 12 से 7 गया 4, 12 से 7 गया 7 5 12, 5 आ गया 57। 57 हमारा अधिक है, किससे अधिक है, ए से अधिक है। जिसके साथ से के में लिखा होता है उसको अपान में करते हैं, नीचे करते हैं। तो 57/72 इंटू 100% में हमसे पूछा था, इंटू 100 कर देंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, आसानी से इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा, आप लोग सॉल्व कर लीजिए, इसका आंसर आ जाएगा 79.2 इसका आंसर आएगा। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए आप लोग, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए एक बार सॉल्व भी कर लेते हैं। 3 से पहले काट देंगे, पहले इसको 4 से काट दीजिए। 18
18 चौक आता है, इधर आ गया 25। अब इसे 3 से काट दिए 19 3 57, इधर 3 से काटेंगे आ जाएगा 6। अब इसको काट दिए 6 से भाग दीजिए, 19 का 6 3 18 और 1 10 मिनट हो गया, 0 बढ़ा दिए 6 कम 6 40 हो गया, 6 36 3.6 इंटू 25 कर देंगे, 25 छंगा 150 0 हासिल 15 25 25 15 40 की 0 हासिल 4 और 25 75 4 79, लगभग 79% के बराबर आएगा। वही 79% हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। अगर ये प्रश्न आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट करना, इसको मैं दोबारा अलग से वीडियो बना के समझा दूंगा। ठीक है भाई, चलिए 11वें प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 11 दिया गया है, दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक का गुणनफल यानी कि एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये लघुत्तम समापवर्तक होता है, ये महत्तम समापवर्तक होता है, का गुणनफल कितना दिया गया 216 है। यदि एक संख्या 12 है तो इन दो संख्याओं का अनुपात क्या होगा। फार्मूला क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये हमारा फार्मूला होता है, इसको आप लोग याद कर लेंगे। एलसीएम इंटू एचसीएफ का मल्टीप्लाई दिया गया था 216, एक संख्या में दी गई थी 12, हमसे पूछ रहा था इन दोनों संख्याओं का अनुपात पूछ रहा था। दूसरी संख्या में पहले निकालनी है, फिर उनका हमें अनुपात निकालना होगा। ठीक है भाई, तो दूसरी संख्या निकाल लेंगे इंटू सेकेंड संख्या। चलिए इसको काट दीजिए, 12 एकन 12 और 9 12 8 96, दूसरी संख्या हमारी कितनी आ गई 18 आ गई। पहली संख्या हमारी 12 है, दूसरी संख्या हमारी 18 है। फिक्स नहीं है ये कि यही हमारी पहली संख्या है, इसमें से एक संख्या बोल रहा है, ये संख्या दूसरी भी हो सकती है पहली भी हो सकती है, लेकिन हमने क्वेश्चन को इस तरह से सेट किया है तो ये हमारी दूसरी संख्या निकल के आई। ठीक है, तो 12 अनुपात 18 का हमसे अनुपात निकलवा रहा था, तो 6 से काट देंगे, 6 दूनी 12 6 3 18, 2 अनुपात 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 2 अनुपात 3 हो जाएगा। 3 अनुपात 2 भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है कि 3 अनुपात 2 नहीं हो सकता, इसमें कोई फिक्स नहीं दिया गया था। जो 12 है ये हमारी पहली ही संख्या, इसको हम दूसरी संख्या मान लेंगे तो हमारा 3 अनुपात 2 भी आ जाएगा। ऑप्शन में अगर 3 अनुपात 2 दिया है 2 अनुपात 3 की जगह, तो भी हम लोग 3 अनुपात 2 ही आंसर लगाएंगे। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी हमारा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 को सॉल्व करेंगे हम लोग। 12वें प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न 12 बोल रहा है, अजीत सिंह सुबह 9:30 बजे स्थान P से Q के लिए चलना शुरू करता है। ये हमारा P हो गया, ये हमारा हो गया है Q। ठीक है, P से Q अजीत है, जो ये अजीत है, ये कितने बजे शुरू करता है 9:30 बजे, 9:30 पे चलना शुरू करता है। डेविड रात दोपहर 1 बजे स्थान Q से P के लिए चलना शुरू करता है, यानी कि 1:30 बजे चलना शुरू कर रहा है डेविड। ये डेविड है, ये कितने बजे 1:30 पे चलना शुरू कर रहा है Q से P की तरफ। ठीक है भाई, उनके बीच की दूरी 416 किलोमीटर है। इनके बीच की दूरी कितनी होगी 416 किलोमीटर। इसी तरह से आप लोग सीक्वेंस वाइज अगर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। प्रश्न देखने में बड़ा है लेकिन आसानी से तुरंत के तुरंत सॉल्व हो जाएगा, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है हमें। उनके बीच की दूरी कितनी है 16 किलोमीटर है। यदि अजीत सिंह की चाल 44 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमारा अजीत सिंह, इसकी चाल कितनी है 44 किलोमीटर प्रति घंटा है। डेविड राज की चाल 52 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये डेविड राज इनकी चाल कितनी है 52 किलोमीटर प्रति घंटा है। वे एक दूसरे से कितने बजे मिलेंगे, ये हमसे प्रश्न में बोला गया है, यानी इनकी दोनों का मीटिंग टाइम हमसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखिए अजीत सिंह 9:30 बजे चल रहा है, ये कितने बजे चल रहा है 1:30 बजे चल रहा है। तो यानी कि जो अजीत सिंह है इस डेविड से थोड़ा ज़्यादा चलेगा, क्योंकि पहले चला है तो 3 घंटे पहले चला है, 1:30 बजे तक इसको भी पहुंचाइए, 9 से 1:30 बजे तक 1:30 तक पहुंचाइए इसको भी, यानी कि 3 घंटे ये चला है। तो 3 घंटे में 44 की स्पीड से कितने चल गया होगा 4 × 12 और 4 × 12 13, 132 किलोमीटर ये चल चुका होगा। ठीक है, 4 घंटे चलेगा, सॉरी मिस्टेक हो गई यहाँ पे, 4 घंटे चलेगा। 9:30 बजे से 1:30 बजे तक 4 घंटे होते हैं, 4 × 16 और 4 × 16 17, यानी कि 176 किलोमीटर ये एक्स्ट्रा चल चुका। अब 1:30 बजे यहाँ से अजीत सिंह भी चलना शुरू करेगा 44 की स्पीड से। अब यहाँ से डेविड भी 52 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 1:30 बजे चलना शुरू करेगा। तो अब इनके दोनों के बीच की दूरी, यहाँ से इनकी दूरी कितनी बची वो निकाल लेंगे हम लोग। 6 से 0, यहाँ बचे कितने 11, 11 से 7 गया 4, 3 में 1 गया 2, 240। अब इनके बीच की दूरी कितनी बच रही है यहाँ पे 240 बच रही है दूरी। अब दोनों एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, ये इधर से आ रहा है, ये इधर से आ रहा है, एक दूसरे की ओर आ रहा है, यानी कि दूरी कम हो रही है। तो इनकी जो चालें होंगी वो आपस में जुड़ जाएंगी। तो चालें 52 और 44 को जोड़ दीजिए, कितना आएगा 240 दूरी है, और 4 और 2 6 और 5 और 4 9, 96 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 240 किलोमीटर की दूरी हमें तय करानी है। इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 24 × 96, इसको काट देंगे, कितना आएगा 2.5 घंटे 2.5, 2.5 घंटे बाद ये लोग मिल जाएंगे। 1:30 बजे से 2.5 घंटे बाद आपस में मिल जाएंगे। तो 1:30 बजे में 2.5 घंटे और जोड़ दीजिए, 2 और 2 4, यानी कि 4 बजे ये आपस में मिल जाएंगे। ठीक है,
4 बजे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नहीं समझ आया दोबारा से समझ लीजिए। ये 9:30 बजे चला था, ये 1:30 बजे चला था, तो हमको अजीत को भी 1:30 बजे से ही चलवाना है, ठीक है। इससे पहले का जितना एक्स्ट्रा चला है वो हम लोग दूरी निकाल देंगे। तो 1:30 बजे 9:30 बजे से 1:30 बजे तक 4 घंटे चला था, 4 घंटे 44 की स्पीड से उस चल गया 176 किलोमीटर। 176 किलोमीटर जो अजीत सिंह ज़्यादा चला है दूरी, उसको हम लोग पहले निकाल लेंगे। अब दोनों बराबर स्पीड नहीं, स्पीड अलग अलग है उनकी। अब दोनों सेम टाइम पे चल रहे हैं 240 किलोमीटर की दूरी कवर करने के लिए, ठीक है। जो दोनों एक दूसरे की ओर आ रहे हैं तो दोनों की दूरी जुड़ जाएगी, चाल जुड़ जाएगी, सॉरी दूरी नहीं चाल जुड़ जाएगी। चाल जुड़ने के बाद जो दूरी है 240 किलोमीटर उसको सेम योग वाली चाल से भाग दे देंगे। भाग देने के बाद जो आंसर आएगा वो हमारा आ जाएगा 2.5 घंटे लोग चले हैं दोनों। 2.5 घंटे बाद 1:30 बजे से 2.5 घंटे बाद ये पहुंच गया, 1:30 बजे से 2.5 घंटे बाद ये पहुंच गया। ये 2.5 घंटे बाद जितनी भी दूरी चला होगा, ये 2.5 घंटे बाद जितनी भी दूरी चला होगा उसको 2.5 घंटे बाद ये इसमें से 1:30 बजे में जोड़ देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 4 बजे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को, अगर यहाँ से दूरी भी पूछ लेता तो भी आप आसानी से दूरी निकाल लेते। 1:30 बजे से जैसे 2.5 घंटे हमने टोटल समय निकाल लिया 2.5 बजे। अब पूछ अगर ये प्रश्न में ये हमसे बोल देता कि डेविड ने कितनी दूरी तय की है, तो 2.5 घंटे में 52 किलोमीटर की स्पीड से निकाल देते डेविड ने इतनी दूरी तय की है। यही अगर अजीत सिंह से पूछता कितनी दूरी तय की, तो अजीत सिंह 44 की स्पीड से चल रहा है और 2.5 घंटे इसको भी चलवा देंगे तो इसकी भी दूरी निकल आएगी, इसकी भी दूरी निकल आएगी। दूरियों का अनुपात ही पूछ लेते। सीजीएल लेवल का अगर प्रश्न बनाता तो यही पूछ लेता उनके द्वारा 1 बजे से चलने के बाद उनके द्वारा चली गई दूरी है उनका अनुपात क्या होगा। तो 176 तो अजीत सिंह ने पहले चीज चली थी, 2.5 घंटे और चला अजीत सिंह 44 की स्पीड से, तो 2.5 घंटे और 176 में ये दोनों दूरी जोड़ देते और 1:30 बजे के बाद जो 2.5 घंटे ये चला है डेविड, इसको भी जोड़ देते तो इन दोनों दूरियों का अनुपात भी आ जाता है। ये सीजीएल लेवल का प्रश्न बन जाता है अगर प्रश्न में दूरियों का अनुपात पूछता तो। चलिए आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 13 हमसे बोल रहा है, कुलदीप अपने ग्राहकों को एक सूटकेस के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और फिर 20% का लाभ कमाता है, ठीक है। सूट का क्रय मूल्य अंकित मूल्य जो दिया गया है वो 2500 रुपये दिया गया है, यानी 2500 रुपये ये हमारा क्या हो गया, अंकित मूल्य हो गया है। अंकित मूल्य इसको लिख लेंगे। अंकित मूल्य पे उसने 10% की छूट दी है, यानी कि 10 से 9 में बेचा है। 10 का मान कितना है, 225 के बराबर है। 9 का मान ये हमारा एसपी हो जाएगा। एसपी कितने के बराबर आएगा, 9 गुणे 250 करेंगे आ जाएगा हमारा 2250। ये हमारा क्या सेलिंग प्राइस। ये जो सेलिंग प्राइस है इसी में उसने लाभ कमाया है, क्या बोल रहा है, और फिर 20% का लाभ कमाता है, यानी कि जो 2250 है इसमें क्रय मूल्य और जो लाभ है दोनों ऐड है। अब प्रश्न में बोल रहा था हमें वास्तविक मूल्य ज्ञात करना है, तो 20% का उसने लाभ कमाया, उस लाभ वाले को हमें लाभ निकाल लेना है। 5 से 6 20% का पार्ट वैल्यू कितना होता है, 5 1/5 होता है। 5 से 6 लाभ हुआ है तो 1 का लाभ हुआ है, 5 से 6 हो गया। 6 के बराबर दिया गया है 2250। काट देंगे इसको, 6 3 18, 4 22 45, 6 7 42, 3 45, 6 5 30। 1 का मान कितना है, 375 के बराबर है। जब 5 का मान हम लोग निकाल देंगे यही हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा या वास्तविक मूल्य आ जाएगा, जिसे बोलते हैं वास्तविक मूल्य। तो 375 गुणे 5 करेंगे कितना आ जाएगा, 55 25, 5 से 35 237 और 5 15 3 18, 1875 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आ जाएगा, जो कि सूटकेस का एक्चुअल मान हो जाएगा 1875। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 14 को सॉल्व करेंगे, ठीक है भाई। प्रश्न नंबर 14 बोल रहा था, यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो 10,000 रुपए के मूलधन पर 12% की वार्षिक दर से 2 वर्ष में प्राप्त होने वाला मिश्र धन ज्ञात करें, ठीक है। 12% के मान से हमें निकालना है। चलिए इसको ट्री मेथड से हम लोग सॉल्व कर लेंगे, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए 10,000 का 12% 1200 आ जाएगा। अब 1200 में भी 12% पड़ेगा अगले साल, क्योंकि जो वार्षिक रूप से ब्याज संयोजित होता है ब्याज पे ब्याज पड़ता है। तो 1200 जो ब्याज है इसका 12% बटे कितना आ जाएगा, 100 काट देंगे 144। ट्री मेथड में 2 1 जब मल्टीप्लाइंग फैक्टर नहीं, कैसे मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाले जाते हैं वो हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगले वीडियो में आपको बता देंगे मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होते हैं और किस तरह से हम लोगों को ट्री मेथड में मल्टीप्लाइंग फैक्टर यूज किए जाते हैं। चलिए ये आ जाएगा हमारा यहाँ से 2400, यहाँ से आ जाएगा 144, जोड़ दीजिए आ जाएगा ओवरऑल 2544। ये हमारा आ गया ब्याज, ठीक है। ये हमारा ब्याज आ गया है और टोटल मान कितना था, 10,000 रुपए था। तो 10,000 में 2544 सेट कर दीजिए, ओवरऑल कितना आ जाएगा 44 5 2 12,544। ये हमारा मिश्र धन आ जाएगा, प्रश्न नंबर बी में दिया गया था, ठीक है भाई। इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ट्री मेथड अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार दोबारा से देख लीजिए। ट्री मेथड होता है कि टोटल जो मान होता है उसमें 1 साल का पहले ब्याज निकाल लेते हैं, फिर ब्याज पे ब्याज करते जाएंगे और मल्टीप्लाइंग फैक्टर, जो मल्टीप्लाई फैक्टर तो मैंने 2 1 से किया है। अगर 3 साल का पूछता
तो 1 3 साल अगर पूछता हमसे तो 3 1 का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग मल्टीप्लाइंग फैक्टर देखते हैं। अगले वीडियो में आपको बता देंगे कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होते हैं। चलिए 14 तक हो गया, हम लोग अपने 15वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 15वां प्रश्न क्या हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए प्रश्न नंबर 15 को सॉल्व करते हैं। जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेंगे, काफ़ी समय हो गया है। यदि एक संख्या 3 4 के 5 6 के 6 से विभाजित तो संख्या 2 से विभाजित होनी चाहिए और 3 से विभाजित होनी चाहिए। ठीक है भाई, और 2 से विभाजित होने की लास्ट का अंक क्या आना चाहिए, सम संख्या आनी चाहिए, तभी वो संख्या 2 से विभाजित, यानी यहाँ पे हमें सम संख्या रखनी है। ठीक है, के का सबसे बड़ा मान कितना होगा, के का मान हमसे पूछ रहा है। यहाँ पे जो संख्या रखनी है सम रखनी है, और इन दो संख्याओं का जो योग होना चाहिए वो भी क्या होना चाहिए, एक सम संख्या ही होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, क्योंकि जो 3 से मल्टीप्लाई का रूल होता है, इन सभी संख्याओं का योग करोगे अगर आप 3 4 7 5 12 6 18 और के प्लस 2 के 18 प्लस 2 के है, ये हमें 3 से मल्टीप्लाई होना चाहिए। अगर मल्टीप्लाई होगा तभी संख्या 3 से डिवाइड होगी। ठीक है, तो 3 4 7 5 12 6 18 18 तो हमारा मल्टीप्लाई हो गया, बचा 2 के। अब 2 के में के का मान ऐसा रखना है जो 3 से भी विभाजित हो और 6 से भी विभाजित हो। ठीक है, तो के का मान हम लोग 6 रख लेंगे, 6 रख लीजिए। सम संख्या होनी चाहिए, समी संख्या रख सकते हैं यहाँ पे रखने के लिए, तो और कोई संख्या रख सकते हैं। यहाँ पे के का मान आप 3 रख दीजिए, यहाँ पे भी मान 3 रख दीजिए, तो भी हमारा 6 हो जाएगा, 3 से विभाजित हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमें सम संख्या भी रखनी है और 3 से मल्टीपल संख्या भी रखनी है। ठीक है, इन दोनों का योग ऐसी संख्या रखनी है कि यहाँ पे जो 2 से सम संख्या हो, 2 से मल्टीपल होने के लिए सम संख्या होनी चाहिए, और इन दोनों संख्याओं का जो योग होना चाहिए वो 3 से मल्टीपल होना चाहिए। तो हम यहाँ पे 6 रख सकते हैं, 6 के अलावा और कोई संख्या नहीं रख सकते हैं। और के का सबसे बड़ा मान पूछ रहा था, तो यहाँ पे सबसे बड़ा मान हम लोगों को 6 ही मिला है। ठीक है, 6 रख देंगे, तो यहाँ पे भी 6 रखेंगे, यहाँ पे भी 6 रखेंगे, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 6 हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 से 12 कर देंगे, 12 भी हमारा 3 से विभाजित हो जाएगा, तो संख्या 3 से भी विभाजित हो गई और 2 से भी विभाजित हो गई, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 6, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला करते हैं 16वां प्रश्न। प्रश्न नंबर 16 हमसे बोला था, किसी परीक्षा में उपस्थित होने वाले सभी छात्रों में से 45% छात्र लड़के हैं, शेष लड़कियां हैं। ये हमारे बॉयज, ये हमारे हो गए गर्ल्स। इसमें से 45% छात्र लड़के हैं, बचे कितने 25%, ये हमारी हो गई गर्ल्स। 55% गर्ल्स हैं, 45% बॉयज हैं। 60% लड़के और 70% लड़कियां उत्तीर्ण हुई, तो अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करें। फेल वाले हमें चाहिए ओवरऑल। प्रश्न में बोल रहा था 60% लड़के और 70% लड़कियां उत्तीर्ण हुई, तो फेल वाले कितने, 60% अगर लड़के पास हुए तो फेल वाले कितने हुए 40%, यानी कि 45 का 40% फेल वाला हो गया। इन्हीं दोनों का हमें प्रतिशत चाहिए। 55 का 70% लड़कियां पास हो गई तो 30% फेल बची। 55 का जो 30% होगा वो हमारा फेल वाला हो जाएगा। चलिए इसको निकाल लीजिए, बटे 100 करेंगे, 20 दूना 40, 20 पंचे 100, 5 5 9 45, 9 दूनी 18, यहाँ से आ जाएगा 18% यहाँ से आ जाएगा, प्लस इसको सॉल्व करेंगे, बटे 100 कर लीजिए, 3 बटे 10 आ गया। 5.5 इंटू 3 कर दीजिए, 3 + 15, 3 + 15 1 16, 16.5 इनको ऐड कर दीजिए, कितना आएगा 0.5, 8 6 14, हासिल 1 1 1 2 1 3, 34.5 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, 34.5 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमसे फेल वाला पूछ रहा था, 60% लड़के पास हुए थे तो 40% फेल हुए, 45 का हमें 40% निकाल लेना है। वहीं पे 55% पूछ रहा था, 55% हमसे ये लड़कियों का अनुपात था, इसमें से 70% लड़कियां पास हो रही थी तो 30% फेल हो रही थी। 55 का 30% हम लोग निकाल लेंगे, दोनों को योग करके देख लेंगे तो 34% हमारा आ जाएगा। 34% इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 34.5 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं, प्रश्न नंबर 17 को सॉल्व करेंगे। जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं, बहुत सारा टाइम हो गया है। 5 संख्याओं का औसत 7 है, 5 संख्याओं का जो औसत है वो 7 है। ये 3 नई संख्याएं जोड़ी जाती हैं तो नया औसत 8.5 हो जाता है, यानी कि 5 3 टोटल 8 संख्याओं का जो औसत है वो कितना हो जाता है 8.5 हो जाता है। यानी कि अगर 7 औसत वाली ही 3 संख्याएं और जुड़ जाती तो औसत में कोई प्रभाव पड़ता नहीं पड़ता। यानी कि जो ये 3 संख्याएं हैं ये 7 से तो ज़्यादा औसत लेके आई हैं, तो वही देखना है 7 प्लस कितना औसत ही ज़्यादा लेके आई हैं। इसमें देख लेंगे 8.5, यानी कि सभी संख्याओं में पहले औसत था 7, औसत बढ़ के कितना हो गया 8.5 हो गया, तो कितना बढ़ा है 1.5 बढ़ा, यानी 1.5 बढ़ा है। कितने व्यक्तियों में बढ़ा है 8 व्यक्तियों में बढ़ा है, इंटू 8 करते 15 8 120, ओवरऑल 12 ज़्यादा आना चाहिए। कितनी संख्या 12 हमें ये ज़्यादा मान प्राप्त हुआ है। अभी 12 मान है, ये कौन संख्याएं लेके आई है 12 जो एक्स्ट्रा हुआ है, 3 संख्याएं तो लेके आई है, तो इन्हीं 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, भाग दे देंगे 4, यानी कि एक संख्या 4 ज़्यादा लेके आई है तभी 3 संख्याएं 12 ज़्यादा लेके आई है, तो 4 यहाँ पे लिख देंगे। 7 पहले का औसत था,
और 4 एक संख्या में ज्यादा हो रहा है तो ओवरऑल कितना हो जाएगा 11, 7 4 11 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इन 3 संख्याओं का जो हमसे औसत पूछ रहा था, इन तीनों नई संख्याओं का औसत कितना होगा 11 हो जाएगा। ठीक है, 11 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं, प्रश्न नंबर 18 को। 18 प्रश्न बोल रहा है 15 श्रमिक 10 दिनों में 1800 रुपये कमाते हैं। 15 श्रमिक हैं, 10 दिनों में कितने रुपए कमा रहे हैं 1800 रुपये कमा रहे हैं। प्रश्न में बोल रहा है 8 दिन में 5 श्रमिकों की अर्जित राशि पूछ रहा है। 8 दिनों में 5 श्रमिकों की अर्जित राशि ये हम मान लेंगे x है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। 5 3 15 3 18, 0 से इधर 0 काट दिया। x मान कितना आ जाएगा 8 गुणे 60, 8 6 48, 480 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, 480 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 श्रमिक 10 दिनों में 1800 रुपये कमाते हैं। 8 श्रमिक M1 D1 H1 वाला फार्मूला लग के इस प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए एक सवाल कितना आ गया 480 आ गया। 480 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं हम लोग। दिख नहीं रहा था क्या पिछला प्रश्न? चलिए एक बार से दोबारा से देख लीजिए। ये प्रश्न पिछला वाला प्रश्न था, 15 श्रमिकों को 10 दिनों में 1800 रुपये कमाते हैं। 8 दिन में 15 श्रमिक कितने रुपए कमाएंगे, तो 480 आंसर आ गया। इसको सॉल्व कर लिया था। चलिए 19 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 18 हो गया था, 19 नंबर देखते हैं। ये 19 नंबर प्रश्न था 3 + 28 गुणे 15 इस तरह से सॉल्व करेंगे। 3 सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, भाग सॉल्व होगा, फिर गुणा सॉल्व होगा। अगर ब्रैकेट लगा होता तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। ब्रैकेट से पहले अगर बार लगा होता तो पहले बार सॉल्व होता। ठीक है, ये आपको बी बोर्ड मार्क्स के नियम से सॉल्व किए जाते हैं प्रश्न। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग इसमें भाग सॉल्व करेंगे। 3 28 भाग 35 का था, बटे 35 कर देंगे, इंटू 15 प्लस 4 माइनस 3 इंटू 4। चलिए 7 से काट दीजिए, 7 चौक 28, 7 पन्ना 35, 5 से इसको काटें, 5 3 15, 4 3 12 देगा। 3 + 12 प्लस 4 माइनस इधर मल्टीप्लाई सॉल्व कर लेंगे, 4 3 12 आ जाएगा। तो ये प्लस के 12 माइनस के 12 आपस में कट जाएंगे। आगे कितना आ जाएगा 4 और 3 7। 7 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, 7 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 7 लगा दिया। अब हम लोगों का आज का लास्ट प्रश्न देख लेते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन। प्रश्न बोल रहा है 2 संख्याओं के बीच का अंतर 48 है। इन दोनों संख्याओं का अनुपात 7:3 है। अनुपात कितना है 7:3। अनुपातिक अंतर इनके बीच का कितना है 4 है। और यही अनुपातिक अंतर है वो वास्तविक अंतर के बराबर दिया गया। वास्तविक अंतर कितना दिया गया, 2 संख्याओं के बीच का अंतर है 48। 48 के बराबर दिया गया, काट दीजिए। 1 अनुपात के बराबर कितना आ गया 12 के बराबर आ गया। 12 चौक 48। 1 अनुपात जो आ गया कितने के बराबर आ गया 12 के बराबर आ गया। प्रश्न में क्या बोल रहा है, इन दोनों संख्याओं का योग क्या है। तो अनुपातिक योग पहले निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, ये अनुपात में दिया गया अनुपातिक योग कितना आ जाएगा 7 और 3 10 आ जाएगा। अनुपातिक योग 10 है। 1 अनुपात का मान 12 के बराबर है, तो 10 अनुपात का मान कितने के बराबर हो जाएगा, इंटू 12 कर दीजिए, कितना आ जाएगा 120। 120 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये हम लोगों ने ये सेट आज का था जो सॉल्व कर लिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करिए जो लोग SSC GD की तैयारी कर रहे हैं और RWA का मॉक टेस्ट देते हैं। तो हम लोग धीरे धीरे RWA के जो मिनी मॉक टेस्ट चल रहे हैं, उनको भी सॉल्व करेंगे, मैथ वाले। आप लोग कमेंट करेंगे तो आप लोगों को रीजनिंग का सोल्यूशन भी करवा देंगे। मैथ का भी सोल्यूशन हो जाएगा, रीजनिंग का भी सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।